नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने बात की थी र प्रयोग के बारे में, र प्रयोग के नियम, इनके बारे में स्पष्ट रूप से संपूर्ण तरीके से चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही नियमों को लेकर जिसमें सबसे पहले हमारा नियम आता है ड और ढ या अढ और अढ के प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं ड और ढ या अड और ढ के प्रयोग के नियम। तो दोस्तों, ड और ढ का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसके ऊपर चर्चा हम करते हैं। दोस्तों, पहला नियम हमारा बोलता है नियम नंबर 1। दोस्तों, नियम नंबर 1 के बारे में मैं आपको बता दूं कि यदि ड और ढ का प्रयोग प्रथमाक्षर के रूप में किया जाए, जैसे मान लीजिए कि जो अडे और अढ है, ये तो है ड और ये ढ, ठीक है। और अड और अढ अगर बोलेंगे तो वो हो जाएगा ये। कैसे? क्योंकि इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है। इसे हम नुक्ता बिंदु के रूप में भी जान सकते हैं। तो ड और ढ का प्रयोग, ड और ढ का प्रयोग अगर प्रथमाक्षर के रूप में हो, हम लिखते हैं ड और ढ का प्रयोग प्रथमाक्षर के रूप में हो रहा हो, प्रथमाक्षर के रूप में हो रहा हो, तो ड और ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। ड ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ड और ढ, अड और अढ में क्या फर्क है। तो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। देखो, जैसे हम बात करते हैं, जैसे डगर, इसमें ड का प्रयोग है वो प्रथमाक्षर यानी कि पहले हुआ है, तो इसके नीचे हम नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह गलत हो जाता है। हमारी क्लास किसके ऊपर है, आप जानते हैं, ड और ढ के प्रयोग के बारे में। तो इनका प्रयोग ही हम सीख रहे हैं ना भाई। तो देखो, जैसे डगर हो गया, डमरू हो गया, ढक्कन हो गया, ढेकल ढकेल हो गया, और डर हो गया, डर। अब देखो, ये सभी जितने भी जो मैंने वर्ड लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, इनके नीचे हमने बिंदु का प्रयोग नहीं किया है। क्योंकि ये सभी में प्रथमाक्षर है। पहला अक्षर है ड, पहला अक्षर है डमरू में ड, ढक्कन में पहला अक्षर ढ है, ढकेल में पहला अक्षर ढ है, और डर में पहला अक्षर ड है। अगर प्रथमाक्षर, देखो बात तो हमारी वहीं पे आ गई ना कि भाई ड और ढ, इनका प्रयोग अगर प्रथमाक्षर के रूप में हो तो ड और ढ के नीचे हम किसी भी तरीके से हम इस बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, जिसे हम नुक्ता चिन्ह बोलते हैं, नुक्ता बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सही वाले, सही।
ठीक है, सही, ये तो हो गया सही। अब देखो गलत, इनका प्रयोग अगर हम कर देंगे, जैसे देखो डगर लिखा हमने, ठीक है, और डगर के नीचे अगर नुक्ता का प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया है। कैसे, और बात करते हैं डमरू। अगर डमरू के नीचे हमने नुक्ता का प्रयोग कर दिया तो ये अशुद्ध हो गया। ढक्कन, और ढक्कन के नीचे हमने अगर नुक्ता बिंदु का प्रयोग कर दिया तो ये भी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। इसी तरीके से ढकेल, ढकेल के नीचे अगर हमने बिंदु का प्रयोग कर दिया नुक्ता बिंदु का तो ये अशुद्ध हो गया। डर, डर के नीचे अगर हमने नुक्ता बिंदु का प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। ये तो सही है, शुद्ध है, और ये क्या है, अशुद्ध, यानी कि गलत। ये शब्द हो जाएंगे हमारे गलत। तो ये पहला नियम हमारा यही कहता है कि ड और ढ के नीचे, ड और ढ का प्रयोग अगर प्रथमाक्षर के रूप में हो तो हम उनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है, इसी ड और ढ के ऊपर ही है भाई। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 कहता है कि यदि ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी शब्दों के रूप में हो रहा हो तो भी ड और ढ के नीचे हम मतलब ये नुक्ता बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है, ड और ढ, लिखो, अगर ड ढ, ड ढ का प्रयोग, का प्रयोग अंग्रेजी शब्द के रूप में हो रहा हो, अंग्रेजी शब्द के रूप में हो रहा हो तो डेड है, डेड है के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए। जैसे देखो उदाहरण ले लो, कोई भी उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे गॉड। अब गॉड है, गॉड कैसा शब्द है, हम हिंदी में लिख देते हैं गॉड, ठीक है। अब इसके नीचे अगर हम बिंदु का प्रयोग कर दें, ये बिंदु का प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। गॉड हो गया, अंग्रेजी का शब्द है। रोड हो गया, इसके नीचे अगर हमने बिंदु का प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। लॉर्ड हो गया, लॉर्ड, अगर इनके नीचे हमने बिंदु का प्रयोग कर दिया ना तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध शब्द हो जाएंगे। और ये हम देखो शुद्ध और अशुद्ध में पढ़ते ही हैं कि भाई हिंदी में सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि भाई शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, ठीक है। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं और अगर शुद्ध और अशुद्ध भी ध्यान नहीं देंगे तो फिर क्या मतलब हो गया हमारा हिंदी पढ़ने का, ठीक है। तो इनके शुद्ध शब्द कैसे बनेंगे कि भाई इनके नीचे हमें किसका प्रयोग नहीं करना है, ये बिंदु का प्रयोग नहीं करना है। तो बिंदु का प्रयोग क्यों करेंगे भाई हम जबरदस्ती, हमें क्यों करना है जबरदस्ती। देखो गॉड, रोड या लॉर्ड, अगर शुद्ध लिखना है तो हमें इनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं करना है भाई, समझ गए होंगे। देखो अब शुद्ध शब्द ये है और ये क्या है, ये ऊपर वाले अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि हमारा नियम कहता है कि अगर ड और ढ का प्रयोग अंग्रेजी शब्द के रूप में हो रहा हो, अंग्रेजी शब्द, अब ये अंग्रेजी शब्द ही हैं, गॉड है, रोड है, लॉर्ड है, ये सब अंग्रेजी शब्द ही हैं। अगर इनका प्रयोग अंग्रेजी शब्द के रूप में हो रहा हो, ड और ढ का प्रयोग, तो वो चाहे पहले आए चाहे फिर बाद में आए, उनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। बिंदु मतलब नुक्ता बिंदु का प्रयोग हम नहीं करेंगे।
ठीक है। अब हमारा नियम नंबर 3 क्या कहता है? अब हम नियम नंबर 3 की बात करते हैं। ये हो गया हमारा नियम नंबर 3, यहाँ भी लिख देता हूँ। नियम नंबर 3, यदि ड और ढ का प्रयोग हलंत या नासिक के वर्ण, अब हलंत नासिक के वर्ण, हलंत नासिक के वर्ण क्या होते हैं? देखो, जिन जो वर्ण होते हैं, जैसे पंचमाक्षर मान लो, हमारे पंचमाक्षर कौन से हैं? य न ये न न या अनुस्वार, अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार जिनके ऊपर बिंदु का प्रयोग होता है, उनके साथ में ठीक आगे या पीछे हो रहा हो तो ड और ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। देखो, इसको हम सरल भाषा में कैसे लिख सकते हैं? चलो इसकी परिभाषा बनाते हैं, वो लिखते हैं, यदि ड ढ का प्रयोग, यदि ड ढ का प्रयोग, यदि ड ढ का प्रयोग हलंत नासिक के वर्ण, हलंत हलंत नासिक्य वर्ण, हलंत नासिक्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? ञ, अंग, ञ, ण, न, म, ये 5 हो गए हलंत नासिक्य वर्ण। या अनुस्वार, और अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार होता है भाई ये बिंदु जो ऊपर लगता है, अनुस्वार के ठीक आगे या पीछे, के ठीक आगे या पीछे भाई पीछे हो रहा हो तो, हो रहा हो तो, हो रहा हो तो ड ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। ड ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। इस नियम को समझते हैं। सबसे पहले ये नियम क्या कह रहा है कि देखो, यदि ड और ढ का प्रयोग, ड और ढ का प्रयोग तो चल ही रहा है, हलंत नासिक के वर्ण, यानी कि जो ये 5 नासिक के वर्ण है ना, जिनको हम बोलते हैं अंतिमा पंचमा अक्षर, ये हलंत हो यानी कि आद्य हो या अनुस्वार हो, इसके ठीक आगे या पीछे, इसके ठीक आगे या पीछे अगर ड और ढ का प्रयोग हो रहा है ना, तो उनके नीचे इस बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दंड, झंडा, झंडा, दंड और झंडा। अब देखो, अब दंड को हम कैसे लिखते हैं? दंड को ऐसे भी लिख देते हैं कि भाई दंड, ठीक है। और झंडे को कैसे लिख देते हैं? झंडा, ऐसे लिख देते हैं ना भाई। दोनों एक ही चीज होंगी मेरे इस हिसाब से तो।
ठीक है। लेकिन ये दोनों के दोनों जैसे कि भाई इनके पीछे, भाई ड और ढ है ना, इनके पीछे या आगे, भाई ये झ ण ण के आगे ड का प्रयोग हो रहा है और ये दंड के आगे भी ड का प्रयोग हो रहा है, तो इनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे जो शब्द है ना, ये शुद्ध शब्द है, ये शुद्ध है। ठीक है। और इनका अशुद्ध क्या होगा? अशुद्ध देखो इधर लिख देता हूं मैं, जैसे हमने लिख दिया भाई दंड, दंड लिख दिया और इसके नीचे लगा दिया हमने बिंदु, या फिर हमने ऐसे लिख दिया दंड को और इसके नीचे लगा दिया हमने बिंदु, तो ये क्या हो गया? ये अशुद्ध हो गया। जैसे झंडा, ये बिंदु लगा दिया, और झंडा इसके नीचे भी बिंदु लगा दिया, तो ये क्या हो गए? ये हमारे अशुद्ध हो गए, ये शुद्ध नहीं है। और ये शुद्ध क्यों नहीं है ये आपको पता है? क्योंकि भाई जैसे मान लो हमने नियम बनाया, हमारा नियम था कि ड और ढ का प्रयोग अगर किसी हलंत नासिक के वर्ण, ये जो पंचमाक्षर है उसके पीछे या अनुस्वार के ठीक आगे या पीछे, मतलब आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ठीक है। अगर इनके साथ में अगर ड और ढ का प्रयोग होता है तो क्या हो जाएगा? वो शब्द गलत। जो मतलब जिसके ड और ढ का प्रयोग होता है और उसके नीचे अगर हम क्या लगा देते हैं? बिंदु लगा देते हैं, तो वो बिंदु लगाने से अशुद्ध हो जाएगा। और मतलब सब हमारा ये जो नियम है ये कह रहा है कि अगर हम उसके नीचे बिंदु नहीं लगाएंगे तो वो हमारा क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा शब्द। जैसे देखो दंड, ये क्या है? पंचमा अक्षर है, अने पंचमा अक्षर है ना भाई, अने, और अने के बाद में डे का प्रयोग हो रहा है। अगर इसके नीचे हमने बिंदु नहीं लगाया तो ये शब्द शुद्ध है, देखो ये शुद्ध है। और अगर इनके नीचे हमने बिंदु लगा दिया तो ये शब्द अशुद्ध हो गया। झंडा हो गया, झंडा, झंडा इसके अने पंचमा अक्षर है, ये जो अनुस्वार लगाया है ये पंचमा अक्षर है, नासिक के ही होता है। अनुस्वार क्या होता है? हमेशा नासिक के होता है, नासिक के वर्ण के रूप में ही, नासिकी के रूप में ही बोला जाता है। इसलिए अनुस्वार और जो नासिक के वर्ण है ना, उनके नीचे अगर हम नासिक के वर्ण, उनके आगे या पीछे अगर ड और ढ का प्रयोग हो रहा है ना, तो उसके नीचे हम बिंदु का प्रयोग कतई भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उनके नीचे बिंदु का प्रयोग कर दिया तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। नियम नंबर 4 हमारा क्या कहता है भाई? 4 नंबर नियम हमारा कहता है कि यदि ड और ढ का प्रयोग अलंत वर्ण के रूप में हो या उ और उ की मात्रा के रूप में हो तो ड और ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ये देखो, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। यदि ड और ढ का प्रयोग, यदि ड ढ का प्रयोग, यदि ड ढ का प्रयोग हलंत वर्ण के रूप में, हलंत वर्ण के रूप में, हलंत वर्ण के रूप में या उ बड़ा ऊ की मात्रा के रूप में, या उ बड़ा ऊ की मात्रा के रूप में, उ और उ की मात्रा के रूप में हो रहा हो तो ड ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। देखो क्या बोल रहा है, इसको पहले समझ लेते हैं अच्छे से। यदि ड और ढ का प्रयोग हलंत वर्ण, हलंत वर्ण मतलब आधे अक्षर के रूप में हो रहा हो, या फिर उ और उ की मात्रा के साथ में हो रहा हो, जैसे उदाहरण ले लो, जैसे उदाहरण
अब लड्डू, लड्डू, गड्डू, गड्डू, बुढ़ा, बुढ़ा, गड्ढा। ठीक है, अगर इनके नीचे हमने अगर बिंदु लगा दिया तो ये शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। और ये क्या है हमारे, ये तो शुद्ध है, ये शुद्ध शब्द हैं जो हमने लिखे हैं ना। अगर हम इनको ऐसे लिख दें भाई, लड्डू, गड्डू, बुढ़ा, गड्ढा, अगर इसके नीचे हमने नुक्ता का प्रयोग कर दिया तो ये शब्द हमारे क्या हो जाएंगे, अशुद्ध। और ये अशुद्ध क्यों होंगे आपको पता है, क्योंकि हमारा नियम नंबर 4 कहता है कि ड और ढ का प्रयोग हलंत वर्ण के रूप में हो या उ और ऊ की मात्रा के रूप में हो रहा हो, तो ड और ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग कतई भी नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहा है, हमारा नियम बोल रहा है। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब इसका नियम नंबर 5 और देखते हैं। इसका नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि ड और ढ का प्रयोग उपसर्ग के ठीक बाद में हो रहा हो तो ड और ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। देखो नियम नंबर 5 हमारा कह रहा है, यदि ड ढ का प्रयोग उपसर्ग के ठीक बाद में हो रहा हो तो ड ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। कैसे भाई, इसके उदाहरण ले लेते हैं कुछ हम। जैसे निडर, निडर, निढाल, निढाल। अगर हमने इनके नीचे अगर बिंदु का प्रयोग कर दिया ना तो मतलब क्या हो गया, हमारा शब्द जो है वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये तो शुद्ध है क्योंकि इनके नीचे हमने बिंदु का प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि नी है ना, नी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है। और इनके बाद में, ठीक बाद में अगर ड और ड का प्रयोग होता है तो इनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं करता। ये कौन बोलता है, ये हमारा नियम कहता है, नियम नंबर 5। जो ड और ढ का नियम है वो 5 कहता है कि भाई अगर किसी उपसर्ग के बाद तुरंत बाद में ड और ढ का प्रयोग होता है तो उनके नीचे बिंदु का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अगर हमने किया जबरदस्ती तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। अब इसके देखो गलत उदाहरण और लिख लेते हैं एक दो, जैसे कि हमारे समझ में आता रहे। यही ले लो, निडर, निडर के नीचे हमने लगा दिया बिंदु, ठीक है। निढाल, इसके नीचे भी हमने लगा दिया बिंदु, ये नी उपसर्ग है, ये भी नी उपसर्ग है। और इन दोनों के नीचे अगर हमने बिंदु लगा दिया इनके बाद में तो हमारा क्या हो गया, शब्द ही क्या हो गया, अशुद्ध हो गया।
ठीक है। इसके बाद हमारा नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या कहता है, यदि डे और डे का प्रयोग संस्कृत शब्दों के रूप में हो तो उनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अढ़ और अढ़ है ना, वो हिंदी के शब्द है। अढ़ और अढ़ जिनके नीचे बिंदु लगता है ना उसको बोलते हैं अढ़, और जिसके नीचे ढ के नीचे बिंदु लगेगा तो उसको बोलते हैं अढ़। और अगर ये दोनों शब्द है ना, ये हिंदी ने प्रयोग किए हैं, और इनका प्रयोग अगर संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ में अगर होता है ना तो उनके नीचे बिंदु का प्रयोग कतई भी नहीं होगा। संस्कृत शब्द होते हैं ना, उनके नीचे अगर ड और ढ आता है ना तो वो सीधे ही लिखे जाएंगे, उनके नीचे बिंदु का प्रयोग हम नहीं कर सकते। देखो, यदि ड ढ का प्रयोग संस्कृत शब्दों के रूप में हो रहा हो तो ड और ढ के नीचे ड ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है भाई, ड और ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग कब नहीं होगा, वो जब नहीं होगा यदि ड और ढ के अंदर अगर कोई संस्कृत का शब्द है और संस्कृत के शब्द में ड और ढ का प्रयोग हम कर रहे हैं और उनके नीचे अगर हमने बिंदु लगा दिया, जो नुक्ता लगा दिया, तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा, अशुद्ध। उदाहरण ले लेते हैं कुछ, जैसे प्रौढ़, प्रौढ़। अब प्रौढ़ क्या है, संस्कृत का शब्द है, और अगर हमने इसके नीचे लगा दिया बिंदु तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक है, दूसरा शब्द ले लेते हैं, अद्युड। अशुद्ध। गुडाकेश, अशुद्ध शब्द है। षडानन, ये शब्द क्या है, ये संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं ये शब्द ज्यों के त्यों, और हमने ये हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगर हम हिंदी, क्योंकि हिंदी जो है वो संस्कृत से ही तो पैदा हुई है भाई। संस्कृत भाषा क्या है, संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी भाषा है, और अगर हमने इन शब्दों के प्रयोग किए हैं, भैया हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम हमारी जो माता है, वो माता के शब्द है ना, वो सीधे के सीधे हमने क्या ले लिए, उसकी पुत्री में आ गए। जैसे कोई माता है और उसके लक्षण हैं वो उसकी पुत्री में आ जाते हैं ना, पुत्री में हो गए, उसके बच्चों में आ जाते हैं, जैसे उसका बेटा हो गया उसमें उसकी माँ के लक्षण आते हैं, तो वो ज्यों के त्यों ही तो आएंगे। और अगर हमने उसके अंदर कुछ परिवर्तन करके हम खुद का अपना नियम बना के और वो लागू करते हैं तो वो तो हमारा गलत हो गया ना भाई। तो ये क्या है, अशुद्ध है। और इनका शुद्ध रूप क्या होगा, जैसे भाई प्रौढ़, इनके नीचे बिंदु का प्रयोग नहीं करना हमें। अद्युड, गुडाकेश, षडानन। अब ये क्या है, ये शुद्ध शब्द हैं क्योंकि ये संस्कृत भाषा के हैं, और सीधे के सीधे हम ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये शुद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने बात की ड और ढ के प्रयोग के नियम के बारे में। इसी तरीके से हम हमारी अगली कक्षा में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में, उसके बाद में हम वर्ण विचार टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नमस्कार।